एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। फुल स्टॉप। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तथा वहां पर जल का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। फुल स्टॉप। यदि नली की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे स्थान पर वेग का मान क्या होगा? शुरू करें। कहने के बाद आया तुमको कितने के बाद आया?
हुई है, लगाइए इसको। तो सर R² में किया था तो 5 से डायरेक्ट आ रहा था। पॉइंट 30 नहीं दूर हुआ रही है। सर हवा आती है ना यहाँ से सर, वो हाथ में लगती है केवल बस वो वाला। यहाँ तीनों में से किसी का नहीं हुआ। 20 आ रहा है। 0.5 को 1 0.5 बोले 0.5 1 ओके, इधर 0.5 आ गया, सबका आ गया। किसका आया? 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा होगा। सुखवीर आया? आ जाओ। लाओ एक तो मैं कर ही दूं, फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ, पहले क्या करना है? पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वेग कितना है? 20 मीटर पर 20 सेंटीमीटर होगा। मीटर, हाँ वही सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर दूसरी जगह त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, और दूसरी जगह वेग पूछ रहा है। तो A1 V1 बराबर A2 V2 पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर V2, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर तो 0.5 का स्क्वायर। देखो इसको मीटर में से नहीं चेंज करना है क्योंकि सब वैल्यू किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर में। V1 कितना दिया हुआ है? 20, R2 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये क्या है? तो 0.5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.25, और ये कितना है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जरा ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आएगा और ये हो जाएगा कितना? 5 इज इक्वल टू V2, तो V2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। बोले, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए दूसरा 0.02 क्वेश्चन लिखे। 0. कहानी पढ़ने से कुछ ना होगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना? पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कहानियां नहीं आती। देखिए 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के पाइप में द्रव 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होता है, फुल स्टॉप। यदि पाइप का परिच्छेद घटाकर आधा कर दिया जाए
उसमें द्रव की चाल ज्ञात कीजिए। तो उसमें द्रव की चाल ज्ञात कीजिए। कितना? 4 ठीक है। आ गया? आ गया? पीछे वाले क्या करना है? आ गया सबका? पीछे आया? थोड़ा स्लो आ रहा है और धीमे धीमे आ रहा है। अच्छा, हो गया सबका? नेक्स्ट बोले। देखिए 0.09 पाई मीटर स्क्वायर, 0.09 पाई मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है, फुल स्टॉप। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए, तो उसमें जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए।
एक आना है कितना? एक नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा था पहले? जल की चाल कितनी लिखी है? 1 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है। सर 0.2 मीटर पर सेकंड। कितना? 0.2 नहीं यार, 0.5 चल क्या रहे हो? सर इससे हमने त्रिज्या निकाल ली, एरिया जो दिया हुआ है 0.3 आ गई। फिर उसमें दूसरे वाले में पूछ रहा है कि व्यास का आधा जो भी त्रिज्या ही हुई, त्रिज्या को हमने स्क्वायर कर दिया वहाँ पे। जब पहले के व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी तो आधी हो जाएगी। भाई व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी होती है? 5। और व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या 2.5 ना हो जाएगी? उसको भी आधा करो। फिर 2 आएगी। नहीं जाएगा। सर 0.04 पवन, जैसे कोई पाइप है, तुम लोग सॉल्व करो, वो खुद ही आया है। पाइप है, उसमें पानी बह रहा है। एक तरफ का क्षेत्रफल A1 दिया है, वहां से पानी अंदर जाने का वेग V1 है। दूसरे तरफ का क्षेत्रफल कितना दिया है? A2, पानी जाने का वेग क्या है? V2। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं अभिन्नता का सिद्धांत। ये कहता है कि A1 V1 बराबर क्या होगा? A2 V2। अगर आगे तीसरा पाइप लगा होता तो A3 V3, A4 V4। तो देता करता क्या है इसमें आपको? जैसे उस वाले क्वेश्चन में देखो, R1 दिया है और V1 दिया है, मतलब जिस पाइप से अंदर जा रहा है उसकी त्रिज्या दी है और अंदर जाने का वेग दिया है। जो दूसरी तरफ से जहाँ से निकल रहा है उसकी त्रिज्या दी है और वहां से वेग पूछ रहा है। समीकरण लगा दिया और क्या निकल आता है? तो 4 में से 3 चीजें देगा, एक चीज कोई पूछेगा। सर 4 आएगा। हाँ, अब आए हो है आ गया, 2 आ रहा है। अच्छा, चलो देखो, आपको दिया है A1 कितना? 0.09 पाई मीटर स्क्वायर। कितना वेग है यहाँ से जाने में? 1 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इसका व्यास घटा के क्या कर दिया गया? आधा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? R। बाद में जो त्रिज्या हो रही है वो कितनी है? R डैश। तो R डैश कितना हो जाएगा? R का आधा होगा कि नहीं? तो अगर बाद का क्षेत्रफल निकालना है A2 का तो क्या होगा? पाई और बाद की त्रिज्या का वर्ग होगा कि नहीं? तो पाई R डैश कितना है? R/2। इसका क्या हो गया? वर्ग। तो क्या है? पाई R स्क्वायर बाई 4। ये पाई R स्क्वायर क्या है? पुराना वाला क्षेत्रफल। तो A2 बराबर कितना आ गया? A1/4। अब लगाइए इक्वेशन। A1 V1 बराबर A2 V2। A1 को A1 रहने दीजिए, V1 कितना दिया है? 1। A2 को लिख दीजिए A1/4 और ये क्या है? V2। तो तुम लोग तरीका कर रहे हो, बहुत लंबा तरीका है। A1 से A1 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V2 बराबर कितना जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। ये लोग क्या करिए हैं, यहाँ से दिया था A, तो यहाँ से लोगों ने पहले R निकाला है। क्या A1 की जगह लिख दिया होगा पाई R1 स्क्वायर बराबर 0.09 पाई मीटर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर रूट लेके R1 निकाल लिया। फिर उस R1 का आधा करके क्या निकाल लिया? R2। और फिर यहाँ मान रख के क्या निकाला? आंसर। ठीक है, आंसर उससे भी आ गया होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना? आपको समय बचाना है तो इस तरह सॉल्व करिए। कैलकुलेशन भी ज़्यादा है सर। हाँ, सीधी सी बात है यार, ये तो डेसिमल में खेल, ऊपर से कैलकुलेशन ज़्यादा होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको तुम लोग और करके लिख लो, मतलब सेकेंड मेथड डाल के।
आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक असमान परिच्छेद की क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। फुल स्टॉप। जिस स्थान पर नदी की त्रिज्या 0.06 मीटर है, जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.06 मीटर है, कॉमा जल का वेग 0.16 मीटर प्रति सेकंड है। 0.16 मीटर प्रति सेकंड है। फुल स्टॉप। आगे देखिए जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.24 मीटर हो, तो वहां जल का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया था 0.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर तीसरा दिया है 0.24 मीटर। सही लिखा है सबने? हाँ, तो कैलकुलेट करो।
0.01 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया, आ गया। ये 0 हो रहे थे, देखो छूट गया। इधर आया नहीं आया किसी का? देखो पूरा भाग कहाँ गलत किया है। सुखबीर आया, तुम्हारा आया नहीं क्यों? कैलकुलेशन चेक करो ना कहाँ है कैलकुलेशन। जिनको डेसिमल में दिक्कत हुआ करे वो उसको 10 की पावर में ले जाके सॉल्व किया करे। हाँ वैल्यू बताओ जरा, पहले त्रिज्या कितनी दी है? 0.06 मीटर और यहाँ पर वेग कितना है? 0.16 मीटर पर सेकंड। फिर त्रिज्या कितनी हो गई है? 0.22। यही वैल्यू दी हुई है। जिनको डेसिमल में दिक्कत है उसको कन्वर्ट कर ले तुरंत। 6 × 10 की पावर -2, 16 × 10 की पावर -2 और ये है 24 × 10 की पावर -2। चलिए सॉल्व करिए। तो a1 b1 बराबर a2 b2। a1 कितना होगा? पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर b1 और ये b2 पाई से पाई गया r1 स्क्वायर। तो 6 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर b1, 24 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू b2। चलिए जरा देखिए ध्यान से। 6 × 6 10 की पावर -2 10 की पावर -2 b1, 24 × 24 10 की पावर -2 10 की पावर -2 b2। देखो इस 10 की पावर -2 से ये कैंसिल, 6 4 और 6 से ये 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? चलिए b1 की वैल्यू नहीं रखनी। हाँ ठीक है, तो यहाँ b1 की वैल्यू कितनी रख देंगे? 16 × 10 की पावर -2 और यहाँ कितना आ रहा है? 16 × v2। तो 16 से 16 कैंसिल, v2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 यानी कि 0.01 मीटर पर सेकंड। नोट कर ले। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आखिरी। बोले लिखिए एक क्षैतिज पाइप। क्या वो नोट कर रहे हो क्या अभी? कर लो। एक क्षैतिज पाइप के एक सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा वहां जल का वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। फुल स्टॉप। नली के दूसरे सिरे
20 छिद्र हैं, जिसमें 20 छिद्र हैं, फुल स्टॉप। प्रत्येक छिद्र की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, फुल स्टॉप। छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात कीजिए। छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात कीजिए। एक छिद्र से निकलने वाले द्रव में क्या करना है? ठीक है आगे। सभी छिद्रों से समान वेग से निकलेगा ना, किसी का भी निकाल लो, तो जितना पूरे उसका वेग होगा उतना ही वहां से निकलने वाले पानी का वेग होगा। 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। 10⁵ दीवार टूट जाएगी, तो इतना तेज अगर पानी जाएगा। 0.5 10⁻⁴ मीटर कितना? सेंटीमीटर 0.5 मीटर में निकालो आंसर, मीटर में मीटर में। 2 सेंटीमीटर में दिए होंगे ना। तो मीटर बदल लो ना, 1 मिलीमीटर में भी तो दिया है। सर 0.5 में कुछ आएगा 0.5 इतना ही, नहीं 10⁻⁴ सेंटीमीटर था, अब इसको मीटर में तो कितना बचेगा? 10 मीटर। चेक करो कहीं गड़बड़ हो रही है। आंसर तो बता दीजिए। आंसर है 0.5 मीटर पर सेकेंड। पूरे 4 मीटर घटाने पर आ गया आंसर, सुनते ही आ गया। आ गया कि लिख दिया?
कितना दिया था? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घातें -2 मीटर। R2 कितना दिया है? R2 सर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। 10 की घात 3 माइनस। अब जरा इधर से देखिए, R1 से क्या निकालेंगे पहले? A1, तो पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की घातें -4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? एक छिद्र की त्रिज्या, एक छिद्र की त्रिज्या, तो यहाँ से एक छिद्र का क्षेत्रफल निकालो। एक छिद्र का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई, एक त्रिज्या कितनी है? -3 और इसका क्या करना है? स्क्वायर, तो पाई 10 की घातें -6, तो 20 छिद्रों का क्षेत्रफल क्या होगा? सर 3 + 6। बेटा स्क्वायर नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा मैथ और ढंग से पढ़िए, बेसिक वाली। 20 छिद्रों का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और ये क्या है आपका? A2। अब फॉर्मूला लगाइए, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 कितना है? पाई 10 की पावर -4। V1 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो V1 है आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 10 × 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 × 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर A2 कितना निकाला है? 20 पाई 10 की पावर -6 और V2 तुमको निकालना है। इस पाई से इस पाई को हटा दो, देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -6 खत्म, ठीक। और क्या बचा? 0 से ये 0, तो V2 बराबर आया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया था? हमने सोचा कि एक छिद्र का निकालना है, 20 टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 एक साथ है ना? बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम।
चित्र बनाइए, जरा एक बार समझ लीजिए फिर बनाइए। ये एक पाइप है, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है A1, यहाँ का क्षेत्रफल है A2। यहाँ से जो पानी अंदर जाएगा उसका वेग V1, यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका वेग V2। इस वाले पर मुहाने पर कितना दाब है P1 और इधर दाब कितना है P2। हमने यहाँ पर एक ले लिया जगह X और एक जगह ले ली Y। ठीक है, होना क्या है कि पानी यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो जितने समय में पानी कुछ यहाँ से आगे बढ़ेगा, मान लो x से बढ़ के कहाँ पहुंचा, x डैश कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में, तो यहाँ का पानी भी आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ का पानी y से बढ़ के कहाँ पहुंच गया, y डैश में कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में। क्लियर है? यहाँ तक बनाइए, फिर इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। बन गया? लिखिए क्या कहती है बर्नौली प्रमेय, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। लिखिए धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में बहते हुए आदर्श द्रव की सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। देखिए किसी भी आदर्श द्रव के पास तीन तरह की ऊर्जा होती है, पहली दाब ऊर्जा, दूसरी एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा और तीसरी एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा। ये होता है देखिए P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसी को क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2। जैसे वहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आया था, AB बराबर कांस्टेंट, तो क्या लिख दिया था A1 B1 बराबर A2 B2। तो P1 मतलब एक बार 1 1 के लिए, फिर एक बार 2 2 के लिए, तो हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है दाब ऊर्जा, ये है आपकी दाब ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा और ये है स्थितिज ऊर्जा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 1/2 mv स्क्वायर होना चाहिए था, देखिए इसलिए mv स्क्वायर यहाँ नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। अगर एकांक आयतन की बात करेंगे तो आयतन से भाग दे देंगे, तो m/v क्या हो जाएगा, रो m/v, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व, तो 1/2 रो v स्क्वायर। इसी तरह mgh में भी v से भाग दे दीजिए, तो m/v क्या हो जाएगा, रो, तो क्या जाएगा रो जी h। ये क्या है इसका स्टेटमेंट, इसको नोट करिए, फिर इसको देखते हैं ये कैसे आ रहा है।
नोटेशन है अपना अपना, कोई घनत्व को डी लिखता है, कोई वो लिखता है। हम लोग इस चैप्टर में रो लिखते चले आए हैं, इसलिए हम लोग रो लिख रहे हैं। हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए जरा ध्यान से, हमें करना क्या है, हमें निकालना है कि इस जल पर, कौन सा जल, जो x से x डैश गया है, y से y डैश गया है, इस जल पर कितना बल लग रहा होगा। तो देखिए इस पर बल कौन कौन लगाएगा, पहले तो समझ लीजिए। एक तो इस पर बल लगाएगा ये दाब, आपने पढ़ा है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से F बराबर क्या हो जाता है, PA। तो एक बल लगेगा यहाँ पर किसकी वजह से, इस दाब की वजह से। और एक बल कौन लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण। कौन लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण। तो दोनों का हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, दाब द्वारा लगाया गया कुल बल WP। तो एक यहां लगा होगा और एक यहां लग रहा होगा, यहां P1 की वजह से और यहां P2 की वजह से। तो देखिए क्या लिखेंगे, W ड्यू टू P1 और W P2। बल होता, कार्य होता क्या है, बल गुणे विस्थापन। अब जरा मुझे ये बताइए, डेल्टा टी टाइम में यहां से निकलने वाले पानी का वेग है कितना, v। तो डेल्टा टी टाइम में इस v1 वेग के साथ इसने कितनी दूरी तय की होगी, वैल्यू कितनी आएगी उसकी, अरे दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो ये कितनी हो जाएगी, v1 डेल्टा टी। इसी तरह ये कितनी होगी, v2 डेल्टा टी। ये क्या मिल गई यहाँ की दूरी, हमें क्या निकालना था, दूरी निकालनी थी। दूरी बराबर 4 गुणे समय। 4 कितनी है, v1 समय कितना लगा, डेल्टा टी। 4 कितनी है, v2 समय कितना लगा, डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिएगा जरा, बल कितना है मान लीजिए F1 और विस्थापन कितना है डेल्टा x। बल है F2, विस्थापन कितना है, अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये दाब कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, मतलब दाब इस तरफ है, तो यानी कि ये बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। जल जा कहाँ रहा है, इस तरफ। जल जा कहाँ रहा है, आगे की तरफ। बल और विस्थापन किसमें है, एक ही दिशा में। जब बल विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य क्या होता है, धनात्मक। W बराबर Fs cos थीटा, थीटा 0 हो जाएगा, W कितना जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए ये बल लग रहा है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे। और ये बल कहाँ से लगता है, मुहाने से लगता है ना, दाब। तो ये जा रहा है ऐसे, बल लग रहा है ऐसे, दोनों किसमें, विपरीत दिशा में। तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा x। ठीक है, अब इनकी जरा वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए WP बराबर आ जाएगा, F1 बराबर होगा P1 A1 और डेल्टा x1 है ये और डेल्टा x2। तो डेल्टा x1 कितना है, V1 डेल्टा t, और ये आगे क्या चुका होगा, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा t। क्लियर है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं क्या कि डेल्टा m, अगर द्रव्यमान निकालना हो तो द्रव्यमान क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व। अब देखो कल भी हम लोगों ने देखा था किसमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जितना द्रव्यमान यहां से यहां जाएगा उतना ही द्रव्यमान यहां से यहां जाएगा। बताया था आपको कि एक कोई वो ले लीजिए, पाइप ले लीजिए, उसमें बॉल्स भर दीजिए। जब पूरा भर जाए तो एक बॉल यहाँ से एक्स्ट्रा डालिए तो एक बॉल वहां से एक्स्ट्रा निकलेगी। तो जितना पानी का द्रव्यमान यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही पानी का द्रव्यमान यहाँ से बाहर जाएगा। तो डेल्टा m, तो हमने माना कि जो द्रव्यमान अंदर और बाहर जा रहा है वो डेल्टा m है। तो एक बार पहले के लिए और एक बार दूसरे के लिए। तो डेल्टा m बराबर देखिए आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या दूरी। तो पहले वाले में देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो A1 है, कितना है A1, ठीक। और दूरी कितनी चली थी इसने, V1 डेल्टा t। और घनत्व मान लेते हैं कितना है पानी का, रो।
पानी का घनत्व तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों में सेम ही पानी है, ऐसा तो है नहीं कि आधे में तेल है आधे में मिट्टी का तेल है, कुछ भी है। सेम यही चीज लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर A2V2 डेल्टा टी रो, मतलब दूसरे वाले के लिए लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, मतलब जो आप पढ़ चुके हैं क्या कि A1V1 बराबर होता है किसके, A2V2 के, मतलब ये और ये दोनों टर्म क्या है बराबर, डेल्टा टी यहाँ पर बराबर ही है, रो यहाँ पर क्या है बराबर, यहाँ से जरा डेल्टा एम बाई रो का मान निकाल लो, यहाँ से डेल्टा एम बाई रो का मान अगर निकालोगे तो क्या आएगा, A1V1 डेल्टा टी और बराबर A2V2 डेल्टा टी। देखो एक बार यहाँ से निकालोगे डेल्टा एम बाई रो कितना आएगा, A1V1 डेल्टा टी, और यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, A2V2 डेल्टा टी। दोनों किसकी वैल्यू है, डेल्टा एम बाई रो की, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो WP बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, P1 डेल्टा एम बाई रो, इसकी जगह क्या लिख लिया, डेल्टा एम बाई रो, फिर माइनस का P2 डेल्टा एम बाई रो, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, डेल्टा अब क्या बचेगा, P1 माइनस P2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये आपने निकाल लिया, किसके द्वारा किया गया कार्य, दाब के द्वारा। अब निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, जब स्थितिज ऊर्जा पड़ी थी कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, याद है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि कैसा बल होता है, संरक्षी बल। तो ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, WG बराबर माइनस का डेल्टा यू, इस माइनस को यहाँ ले गए तो क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य WG बराबर माइनस का डेल्टा U। तो देखिए WG डेल्टा U क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनस से अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। जरा इनिशियल की वैल्यू देखो जरा कितनी है, इनिशियल क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा mgh, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, डेल्टा mg, और यहां पर ऊंचाई कितनी मानी है, h1। इसको इस तरह लिखो, पहले थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लो, वैसे डायरेक्ट ही आ जाएगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको, एक दो स्टेप और बढ़ा लेते हैं। जरा इनिशियल को लिख लो एक बार, क्या है, शुरुआत में आपका कॉन्फ़िगरेशन कहां था, x और y में, बाद में खिसक के कहां चला गया, x डैश y डैश में। तो प्रारंभिक क्या था, x y, और फाइनल क्या है, x डैश y डैश, ठीक। प्रारंभिक क्या है, x से y। क्या मैं इसको दो भाग में ब्रेक कर सकता हूं, x से y को, x से x डैश और x डैश से y। इस पूरे को दो भागों में लिखना है, इसको x और y को, तो एक भाग इतना ले लिया और एक भाग इतना ले लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, WG बराबर u x से x डैश प्लस u x डैश से y माइनस, इसी तरह इसको x डैश y डैश को x डैश से y और फिर y से y डैश, तो u x डैश y प्लस u y डैश। जरा ध्यान से देखना, ये प्लस का है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इससे ये कट जाएगा और माइनस का ये टर्म हो जाएगा अंदर। तो यहां से आया WG बराबर u x डैश और माइनस का u y डैश। पहले डायरेक्ट करते थे तब भी यही आना था, क्या हो जाएगा, डेल्टा mg h1 डेल्टा mg h2, क्या क्या कॉमन है, डेल्टा mg h1 माइनस h2, समीकरण नंबर 3। आपने कुल कार्य निकाल लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने पढ़ी है कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या पढ़ी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W टोटल बराबर क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो W टोटल क्या है, WP प्लस WG, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या था? x डैश y डैश, और प्रारंभिक क्या था? इनिशियल x y। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक लाइन में डायरेक्ट करूंगा। जिस तरह x y और x डैश y डैश को सॉल्व किया था तो क्या आ गया था बाद में? x डैश y y डैश। तो मैं इसी को डायरेक्ट लिख रहा हूं, k x डैश माइनस का k, उल्टा तो नहीं लिख दिया? उल्टा लिख दिया। x डैश y डैश में देखो क्या आ रहा था? y y डैश। यहाँ पे क्या है? y y डैश, और यहाँ पर क्या होगा? x। तुम चाहो तो इसको फिर से दो भाग में ब्रेक करके सॉल्व कर लेना, तो यही आ जाएगा। इस तरह यहाँ ब्रेक किया है, उसी तरह यहाँ ब्रेक कर लेना। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही आ जाएगा। WP की वैल्यू रख दो, कहाँ गई? ये है डेल्टा m बाई रो P1 माइनस P2। WG की वैल्यू डेल्टा mg h1 माइनस h2। ठीक है, इधर आ जाइए। k बाई वाई डैश मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ डेल्टा m, कितना मास था, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है निकलने की? v2 स्क्वायर माइनस का हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर। देखो ये डेल्टा m, ये डेल्टा m, ये डेल्टा m, ये डेल्टा m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको क्या ले लेंगे? एलसीएम रो का, तो ले लीजिए एलसीएम। ठीक, मोबाइल वालों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। इधर देखिए जरा क्या बचा है यहाँ? P1 माइनस P2, इसके नीचे क्या लिखा है? रो। और यहाँ बचा है प्लस का G H1 माइनस H2, और यहाँ बचा है आपका 1/2 m, तो कैंसिल हो चुका है। V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से रो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्या बचेगा यहाँ? P1 माइनस P2, और जब ये एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो रो G H1 माइनस H2, और यहाँ रो का क्या चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर। सही है? सब 1 1 वाले एक तरफ, सब 2 2 वाले एक तरफ। तो देखो P1 को यहाँ छोड़ दो, और यहाँ 1 वाला इसको उठा के ले आओ, तो ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये देखो प्लस का रो G H1 बराबर लगा दो। ये P2 माइनस का है, वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। ये हाफ रो V2 स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। ये रो G माइनस था यार, क्या था? रो G, और ये माइनस का H2 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का H2, तो प्लस रो G H2। यही क्या है आपकी बर्नौली थ्योरम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेप में इसको समझा जाता है। बल दाब द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, और कार्य ऊर्जा प्रमेय। लिया है? नोट कर लें। अबे तुम लोग को डेरिवेशन थोड़ा ना पढ़ना। देखो डेरिवेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि प्रोसेस समझिए। डेरिवेशन न्यूमेरिकल का ही पार्ट है। नोट करो, जहां दिक्कत हो तो पूछ लेना।
आधारित है बर्नौली की प्रमेय? किस सिद्धांत पे आधारित है? अरे स्टेटमेंट में लिखे हो यार, सभी ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। याद रखना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या लिखा है? A1 B1 डेल्टा T बराबर A2 B2 डेल्टा T। कल पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुक्त सिद्धांत पे आधारित है।
समान संरचना याद रखना। फाइनल माइनस इनिशियल नोट हो गया। अब इसमें नोट करके लिख लेंगे। यहाँ पर जो हमने पाइप लिया था वो ऊंचाई पर था, इसका स्पेशल केस क्या है, यदि जल क्षैतिज पाइप में बह रहा हो, देखो अगर जल क्षैतिज पाइप में बहेगा तो H1 और H2 क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। H1 और H2 क्या हो जाएंगे, जीरो। भैया तो H1 H2 को जीरो मान लीजिए, H1 H2 को बराबर मान लीजिए, दोनों बातें सेम बराबर मानेंगे तब भी वही कहानी है, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और अगर जीरो मानेंगे तो ये टर्म नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो अब आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। भाई यहाँ पर आपने दोनों को क्या किया था, एक को नीचे बनाया था एक को ऊपर, तो एक की ऊंचाई H1 मान ली, एक की H2 मान ली। अगर क्षैतिज पाइप बोल देगा तो H1 H2 क्या है, बराबर। और अगर बराबर है तो वो HH के टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। केवल क्या बचेगा भाई, देखो दिक्कत क्या थी कि जब H1 H2 अलग अलग थे तो दोनों के पास अलग अलग ऊर्जा आ रही, इसकी वजह से, इस स्थितिज ऊर्जा की वजह से दोनों समान हो जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक समान। दोस्तों लिखने में मतलब नहीं, कट जाएगी यहाँ की वहाँ। अगर H1 बराबर H2 कर दिया जाए तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। तो वही लिखा हुआ है कि क्षैतिज पाइप में बहे। अभी पाइप कैसा था, ऐसा था, यहाँ कुछ था यहाँ कुछ था। क्षैतिज पाइप का मतलब जितना ये इतना ही ये, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा, केवल इतना। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल।